गोल्टा डेज के डेली क्विज सेशन में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है जिसको खोल के आप गोल्टा डेज के हिंदी वेबसाइट से डेली क्विज सॉल्व कर लिया करें। तो देखते हैं पहला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं, जिसमें पहला कथन यह है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रीय अपील न्यायालय की अवधारणा नहीं है, यानी कि एपेलेट जो कोर्ट होती है उसकी अवधारणा नहीं है। और दूसरी है कि संविधान में प्रावधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और न्यायाधिकरणों के आदेशों और निर्णयों के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति दे सकता है। वहीं तीसरा कथन है कि यदि सुप्रीम कोर्ट की सीट को दिल्ली से तमिलनाडु में स्थानांतरित किया जाता है तो राष्ट्रपति को CJI के परामर्श से उस सीट को नियुक्त करने का अधिकार है। उपरोक्त में से सही कथन चुनने हैं आपको, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर जो है आप कमेंट कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि केवल 1 और 2। तो व्याख्या की ओर चलते हैं। तो आप हर लाइन में पढ़ेंगे और आपका हर लाइन के स्पष्टीकरण हम नहीं दे सकते हैं, तो कुछ प्रश्नों को आपको खुद से मेहनत करके और उसको खोजना होगा। और पॉलिटिक्स सेक्शन में आप न्यायालय, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल, इन सब का जो पोर्शन है वो कंप्लीट करके ही जाएं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला कथन ऐसे सही है कि अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारत के क्षेत्र में किसी भी अदालत या किसी न्यायाधिकरण द्वारा पारित या किए गए किसी भी कारण या मामले में किसी भी निर्णय को दृढ़ संकल्प हो या सजा या आदेश से अपील करने के लिए अपने विवेक से विशेष अनुमति दे सकता है। यह सर्वोच्च न्यायालय की दी गई एक असाधारण शक्ति है। तो आप नीचे देख सकते हैं कि हमने आर्टिकल भी सीधे उठा के कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से डाल रखा है। यह अनुच्छेद 136 में कि स्पेशल लीव टू अपील बाय सुप्रीम कोर्ट। वहीं इस प्रावधान को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय न केवल उच्च न्यायालय न्यायाधिकरणों के आदेश और निर्णयों के खिलाफ बल्कि देश के किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरणों के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट में दायर होने वाले और लंबित रहने वाले अधिकांश मामले इसी श्रेणी के हैं और यह ज़्यादातर इसे अपील की अदालत बनाता है, यानी कि कोर्ट ऑफ अपील बनाता है। दूसरा कथन ऐसे सही है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रीय अपील न्यायालय की अवधारणा नहीं है। 2017 में ऐसी खबरें थी कि केंद्र और सुप्रीम कोर्ट कथित तौर पर अपील के न्यायालयों की स्थापना पर विचार कर रहे हैं, जो कि जिला न्यायालयों की तुलना में उच्च, लेकिन उच्च न्यायालयों की तुलना में नीचे सभी दीवानी और आपराधिक मामलों में जिला न्यायालयों से अपील सुनने के लिए होंगे। अपील के इन न्यायालयों द्वारा सुना जा सकता है, मतलब हालांकि इसमें यह है कि उन्हें स्थापित करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी। राष्ट्रीय अपील न्यायालय का विचार अपीलीय क्षेत्राधिकार को सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार से अलग करना है। इससे सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या को कम करने में मदद मिलेगी। और तीसरा कथन गलत है बिल्कुल, क्योंकि अनुच्छेद 130 में साफ साफ है कि जो चीफ जस्टिस होंगे वो इंडिया के, वो प्रेसिडेंट के अप्रूवल के साथ। तो आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 130 में साफ साफ ये कहा गया है कि द सुप्रीम कोर्ट शैल सिट इन दिल्ली और इन सच अदर प्लेस एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मे विथ द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम अपॉइंट। तो जो सुप्रीम कोर्ट होगा दिल्ली में, उसका जो चीफ जस्टिस होंगे वो चाहेंगे और वो प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेंगे समय समय पर जब उनको ज़रूरत पड़े कि कहीं दिल्ली का कहीं बेंच अगर कहीं और बैठाना है तो हमने सवाल इसलिए लिया है कि अभी न्यूज़ में था कि मद्रास हाई कोर्ट के जो जज हैं N किरुबाकरन, जो कि उनका रिटायरमेंट है लास्ट मंथ में, ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि कुछ लोग दिल्ली नहीं आ पाएंगे अपने हक के लड़ने के लिए, तो कुछ रीजनल बेंच बनने चाहिए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल बेंचेज ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, नो इम्प्रेशन शुड बी गिवन दैट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इज मीन्ड ओनली फॉर द पीपल लिविंग इन एंड अराउंड न्यू दिल्ली। मतलब जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में अगर केस करना है तो बहुत मुश्किल होती है। जो दिल्ली और आउटसाइड एरियाज़ के लोग हैं, दिल्ली के लोगों के लिए आसान है क्योंकि वहीं पे है कोर्ट, और जो आउटसाइड एरियाज़ के लोग हैं उनको परेशानी होती है। तो इनका एक सजेशन था कि कोई अमेंडमेंट करके और एक रीजनल बेंच बनना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा ऐसा है कि द क्लाइमेट एक्सचेंज एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग हाल ही में किसके द्वारा शुरू किया गया है? भारत और अमेरिका, भारत और स्वीडन, भारत और जर्मनी, भारत और नॉर्वे। इसका सही उत्तर आप कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत और अमेरिका। तो इसमें क्या है कि इंडिया एंड US लॉन्च द क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग। ये करंट अफेयर है, इसमें कोई समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे डेली क्विज को सॉल्व करते रहिए और देख लीजिए वहाँ से। तीसरा हमारा प्रश्न है सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली यानी PFMS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय के कार्यालय के अंतर्गत आता है। दूसरा कथन यह है कि PMFS देश में कोर बैंकिंग प्रणाली
के साथ एकीकृत और इसमें लाभार्थी को ऑनलाइन भुगतान करने से पहले खाते को मान्य करने की अनूठी क्षमता है। और तीसरा है कि प्रत्यक्ष लाभ अंतःकरण योजना के तहत भुगतान के लिए PMFS का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। उपरोक्त में से सही कथन चुनने हैं आपको, केवल 1 और 3, केवल 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि केवल 2 और 3 सही है। यह राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय के कार्यालय के अंतर्गत नहीं आता है। तो पहला कथन ऐसे गलत है कि यह नियंत्रक महालेखाकार यानी कि CJA व्यय विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विकसित और कार्यान्वित किया गया है। तो ये जो तीनों स्टेटमेंट है हमने PFMS वेबसाइट से पूछे हैं और हमारी ओर से इसमें कुछ भी जोड़ा नहीं गया है, सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जब भी आप किसी निकाय या योजना के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जान ले, ऊपर से प्रीलिम्स नहीं निकलता है। दूसरा कथन ऐसे सही है कि भारत सरकार की भुगतान प्रणाली के जो रीढ़ के रूप में PMFS जो है, इसको देश के कोर बैंकिंग प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है और इसीलिए लगभग हर लाभार्थी और विक्रेता को ऑनलाइन भुगतान करने से पहले खाते को मान्य करने की अनूठी क्षमता है। जैसे कि PM किसान योजना में 6-6 हज़ार रुपये मिल रहे हैं साल के, वो 3 किस्त में मिल रहे हैं, तो वो जो है प्रत्यक्ष रूप से उनको ट्रांसफ़र करने हैं, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो उसमें खाते की जांच जो करनी है वो PFMS के जिम्मे आता है। वर्तमान में इसके 300 से अधिक बैंकों के कोर बैंकिंग सिस्टम के साथ इंटरफेस है, जिसमें सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, प्रमुख निजी क्षेत्र के बैंक तथा भारतीय रिजर्व बैंक, साथ ही साथ भारतीय डाक और सहकारी बैंक भी इसमें शामिल हैं। समय के साथ एकीकरण को सार्वभौमिक बनाना होगा, अर्थात भारत में कार्यरत सभी बैंकों के साथ इंटरफेस स्थापित करना होगा, तभी जाके फिर आगे जो है आगे की राह और आसान हो पाएगी। तीसरा कथन इसमें जो है बिल्कुल सही है, जैसे कि प्रत्यक्ष लाभ अंतःकरण, यानी कि मैंने भी बताया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, मतलब सरकार की योजनाओं का कोई भी फंड है जो लाभार्थी के खाते में आसानी से सीधे एकदम ट्रांसफ़र किया जाए बिना बीच में किसी बिचौलिए के, तो वो होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो 1 अप्रैल 2015 से प्रत्यक्ष लाभ अंतःकरण के तहत भुगतान, लेखांकन और रिपोर्टिंग के लिए PFMS का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही साथ प्रत्यक्ष लाभ अंतःकरण योजनाओं पहल को छोड़कर किए गए इसके तहत कोई भी भुगतान संसाधित नहीं किए जाने हैं, जब तक कि इलेक्ट्रॉनिक भुगतान फाइल ऐसे भुगतान 1 अप्रैल 2015 से CJA द्वारा विकसित PFMS प्रणाली के माध्यम से प्राप्त होते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है आपका ज्योग्राफी सेक्शन से। तो इसमें क्या है कि कुछ देशों पे आपको विचार करने हैं, हम ऐसे प्रश्न हमेशा पूछते हैं। पहला है कि पश्चिमी तट, दूसरा है जॉर्डन, तीसरा गाजा पट्टी, चौथा लेबनान। तो उपरोक्त में से कौन सा भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा करता है? ऑप्शन आपके हैं कि केवल 1 और 2, केवल 2, 3, 4, केवल 2 और 3, केवल 3 और 4। तो ऐसे प्रश्न हमने पहले भी पूछे हैं और सेम बल्कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं। तो आपको वेस्टर्न बैंक, ठीक है, और जॉर्डन उसको आसानी से निकाल देना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 3 और 4। फिर आप मैप को यहाँ देख सकते हैं, हमने इस मैप को पहले भी एक बार पूछा था 2-3 दिन पहले। तो ये है आपका जॉर्डन और ये है आपका लेबनान, ये पोर्शन जहाँ पे हाल ही में भी बेरूट में ब्लास्ट भी हुआ था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वेस्टर्न बैंक आपका यहाँ पे है, जॉर्डन यहाँ पे है और गाजा स्ट्रिप जो है गाजा पट्टी यहाँ पे और लेबनान यहाँ पे है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। फिर जो हमारा आखिरी प्रश्न है वो ये है कि भारतीय राज्यों के लेखाओं के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी। दूसरा कथन है कि संविधान के अनुसार जो कैग पंचायत और नगर पालिकाओं के ऑडिट और खाते के लिए भी जिम्मेवार है। तो उपरोक्त में सही कथन चुनने हैं आपको, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 नहीं 2। तो अगर आपको पता होगा सही उत्तर तो आप कमेंट कीजिए। आइए देखते हैं इसका विश्लेषण। तो इसको जो पहला है कथन वो बिल्कुल सही है और दूसरा कथन गलत है। तो व्याख्या की ओर चलते हैं। तो हमेशा जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है उसका हम आपको एक उठा के फ़ोटो देते हैं। संघ के लेखों के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाएगी, जो उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखनी है। फिर पंचायत के बारे में कोई भी मामला होता है तो राज्य विधानमंडल में सुनिश्चित किया जाता है। आप अनुच्छेद 243J को देख सकते हैं जिसमें कि ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत। तो आपका अनुच्छेद 243I में ये है कि फाइनेंस कमीशन जो है वो डिवोल्यूशन ऑफ फंड करेगी, मतलब जितना पैसा आएगा पंचायतों को कितना मिलना चाहिए वो डिसाइड करते हैं। और उसी के अगले अनुच्छेद में आप याद भी कर सकते हैं, उसके अगले अनुच्छेद में उसी पैसे का ऑडिटिंग किया जाता है। तो वो जो है राज्य विधानमंडल निर्धारित करती है, ठीक है, वो कानून बनाती है कि पंचायत द्वारा खातों के रख रखाव और ऐसे खातों की लेखा परीक्षा के संबंध में प्रावधान कर सकता है। मतलब जब जब आपका लेजिस्लेचर चाहे स्टेट में बाई मेकिंग अ लॉ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।
अब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्यूज़ में। तब तक के लिए धन्यवाद।